सोचो एक ऐसा मुस्लिम लीडर जिसने अमेरिका जैसी सुपर पावर को सिर्फ एक फैसले से हिला दिया। وإذا قبلنا بقرارات الأمم المتحدة فلنقبل بتقسيم فلسطين. उसने कहा अगर फिलिस्तीन पर जुल्म बंद नहीं हुआ तो दुनिया को ऑयल नहीं मिलेगा। ये बात कहने वाला कोई आम आदमी नहीं था, ये था सऊदी अरब का बादशाह किंग फैसल। 19वीं सेंचुरी के आखिर में अरब की जमीन पर आज जैसे मुल्क और सरहदें मौजूद नहीं थी। उस वक्त यहाँ कोई एक कंट्री नहीं थी, बल्कि पूरा इलाका मुख्तलिफ कबीलों में बटा हुआ था। कबीला असल में कुछ खानदानों और लोगों का एक ग्रुप होता है जो एक ही लीडर के अंडर रहता है और अपनी जमीन, अपनी रिवायात और अपनी हिफाजत खुद करता है। रेगिस्तान की सख्त जिंदगी, पानी की कमी और रिसोर्सेज की तंगी की वजह से ये कबीले अक्सर एक दूसरे से टकरा जाते थे। हर कबीला अपना इलाका और अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था, इसलिए अरब की जमीन पर लगातार छोटी बड़ी जंगें होती रहती थी और ये पूरा रीजन अफरा तफरी और बेयकीनी का शिकार था। कागजों में देखा जाए तो ये पूरा इलाका ओटम एम्पायर यानी कि उस्मानी सल्तनत के अंडर माना जाता था, लेकिन हकीकत में ओटम हुकूमत कमजोर हो चुकी थी। उनका कंट्रोल सिर्फ नाम का ही रह गया था। इसी कमजोरी का फायदा बाहर की ताकतें उठा रही थी, खासकर ब्रिटिश एम्पायर, जो अरब जमीन को अपनी तिजारत और फ्यूचर के लिए बहुत अहम समझते थे, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज अपना सामान उस वक्त इंडिया में बेचते थे और ये रास्ता अरब कंट्रीज से होकर जाता था। इसी माहौल में एक इलाका था जिसका नाम था नजद। नजद अरब दुनिया का बीच का हिस्सा था और यहाँ हुकूमत हासिल करनी सबसे मुश्किल थी। नजद के अंदर एक मशहूर शहर था जिसका नाम था रियाद। रियाद सिर्फ एक शहर नहीं था बल्कि हुकूमत की चाबी था। इसी शहर के अंदर एक किला था जिस किले का नाम था मसमक किला। अब देखो, जो इस किले पर कब्जा कर लेता वही नजद का असली रूलर माना जाता था। नाउ यहीं से एक शख्स का सफर शुरू होता है जिसका नाम था अब्दुल अजीज बिन सऊद। अब्दुल अजीज कोई आम आदमी नहीं था, उसका खानदान पहले भी नजद पर हुकूमत कर चुका था, लेकिन वक्त के साथ उनसे सब कुछ छीन गया था। अब्दुल अजीज ने अपनी आंखों से अपनी खानदान की गिरती हुई ताकत देखी थी। इसी वजह से उसके अंदर एक ख्वाब जिंदा था, अपनी जमीन और अपनी हुकूमत वापस लेना। इसी मिशन के साथ 1902 में अब्दुल अजीज ने कुछ गिने चुने साथियों के साथ मसमक किले पर अचानक हमला किया। ये हमला सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि नजद की सियासत का टर्निंग पॉइंट यहीं से शुरू होता था। इस जीत के बाद अब्दुल अजीज ने धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ानी शुरू की। वो सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं, बल्कि समझौते, प्लानिंग और दीन के सहारे आगे बढ़ रहा था। अब इसी दौर के बीच 14 अप्रैल 1906 को रियाद में अब्दुल अजीज के घर एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम था फैसल, जो कि इस वीडियो का सबसे अहम कैरेक्टर है। फैसल ऐसे घर में पैदा होता है जहां अभी हुकूमत बन रही होती है। उसके बचपन के साथ साथ नजद की सियासत भी बढ़ रही होती है। फैसल बचपन से ही जंग, फैसले और जिम्मेदारी के माहौल में पलता है, लेकिन फैसल की जिंदगी में एक गहरा सदमा आता है 1909 के करीब। उसकी माँ का इंतकाल हो जाता है। ये वाकया फैसल की शख्सियत पर गहरा असर छोड़ता है। इसके बाद फैसल को शीश महल जैसी जिंदगी से दूर रखा जाता है और उसे ऐसे माहौल में भेजा जाता है जहां इल्म, दीन, डिसिप्लिन को ज्यादा अहमियत दी जाती थी। फैसल को तालीम देने के लिए उसका बाप उसे एक स्कॉलर के पास भेजता है जिसका नाम था शेख अब्दुल्ला बिन लतीफ। यहीं फैसल कुरान पढ़ना सीखता है, इस्लामिक तालीम हासिल करता है और ज्यादा बोलने के बजाय ज्यादा सोचना सीखता है। उसे बचपन से ही सिखाया जाता है कि लीडर वो होता है जो जज्बात पर नहीं, अक्ल पर फैसला करे। और यही वजह है कि फैसल धीरे धीरे एक संजीदा और खामोश मिजाज शख्स बनता चला जाता है। अब इसी वक्त दुनिया के बाहर एक बड़ी आग भड़क चुकी होती है। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होती है। ये जंग यूरोप से शुरू होती है, लेकिन इसका असर अरब जमीन तक पहुंचता है। ओटम एम्पायर इस जंग का हिस्सा बनते हैं और अरब इलाके जंग और सियासत का मैदान बन जाते हैं। ब्रिटिश एम्पायर यहाँ अपना असर बढ़ाने लगते हैं। अब वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान अरब दुनिया में सिर्फ तलवार नहीं चल रही होती, बल्कि वादा, धोखा और सियासत भी चल रही होती है। बेसिकली होता कुछ हुआ है कि जंग के दौरान ब्रिटिश एम्पायर सऊदी अरब का एक रीजन है हिजाज, उसका जो लीडर था उसको कहते हैं कि इस वार में आप हमारा साथ दो, जब वार खत्म हो जाएगी उसके बाद हम तुम्हें जमीन भी देंगे और आजादी भी देंगे। लेकिन होता कुछ इसके अगेंस्ट है, जो कि आपको आगे पता चलने वाला है। फैसल इस दौर में जवानी की तरफ बढ़ रहा होता है। वो अपने वालिद अब्दुल अजीज को देख रहा होता है कि कैसे वो जंग के साथ साथ सोच और स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर रहे हैं।
नाउ यहाँ पे 1918 में वर्ल्ड वार 1 खत्म होती है, ओटम एम्पायर बिल्कुल टूट जाते हैं और अरब दुनिया एक नए दौर में दाखिल होती है। यहीं से फैसल के लिए भी रास्ता खुलता है कि अब वो सिर्फ एक शहजादा ना रहे बल्कि फ्यूचर का लीडर बने। इसीलिए 1919 में फैसल को पहली बार एक अहम जिम्मेदारी दी जाती है, जहाँ वो अपनी जिंदगी में पहली बार अरब दुनिया से बाहर जाकर दुनिया की सियासत को करीब से देखता है। अब इसी वक्त नजद में अब्दुल अजीज बिन सऊद अपनी हुकूमत को मजबूत कर चुका था। अब्दुल अजीज सिर्फ एक जंगजू नहीं था बल्कि एक प्रैक्टिकल लीडर था। वो जानता था कि आने वाला वक्त सिर्फ तलवार का नहीं बल्कि सियासत और इंटरनेशनल रिलेशन का होगा। इसी वजह से उसने अपने सब बेटों को सिर्फ जंग की ट्रेनिंग नहीं दी बल्कि सोच और जिम्मेदारी भी सिखाई। यहाँ पे मैं एक इंटरेस्टिंग बात ऐड करना चाहूंगा कि जो अब्दुल अजीज बिन सऊद था उसके कुल 30 से ज्यादा बेटे थे, लेकिन हिस्ट्री में इसके 3 बेटों का सबसे ज्यादा जिक्र हुआ है जो थे ये। पहले का नाम था सऊद, दूसरे का नाम था फैसल और तीसरे का नाम था खालिद। अब फैसल बच्चा नहीं रहा था, उसकी शख्सियत में खामोशी, सब्र और समझ आ चुकी थी। अब्दुल अजीज ने फैसल को जानबूझकर अपने करीब रखा था ताकि वो हुकूमत को अंदर से समझ सके। फैसल महफिलों में कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो सब लोग उसकी बात कंसंट्रेशन के साथ सुनते थे। इसी दौरान हिजाज का इलाका बहुत अहम हो जाता है। हिजाज वो जमीन थी जहाँ मक्का और मदीना मौजूद थे। इस इलाके की सिर्फ सियासी नहीं बल्कि दीनी अहमियत भी बहुत ज्यादा थी। हिजाज पर उस वक्त शरीफ हुसैन की हुकूमत थी। शरीफ हुसैन मक्का का शरीफ था और अपने आप को अरब दुनिया का बड़ा लीडर समझता था। ये वही लीडर था जिससे वर्ल्ड वार 1 के दौरान ब्रिटिश ने वादे किए थे। उन वादों का मतलब ये था कि जंग के बाद उसे एक बड़ी अरब हुकूमत मिलेगी। लेकिन जंग के बाद शरीफ हुसैन को ब्रिटिश ने ना तो आजादी थी ना जमीन दी। फैसल ये सब देख रहा था और समझ रहा था कि बड़ी ताकतों पर अंधा भरोसा करना महंगा पड़ सकता है। अब 1920 के आसपास फैसल को छोटी छोटी डिप्लोमेटिक जिम्मेदारी दी जाने लगती है। कभी कबाइल से बात, कभी उलमा से मशवरे और कभी बाहर के मेहमानों से मुलाकात। यहीं से फैसल का असली रोल सामने आने लगता है। वो तलवार के बजाय बात से मसला हल करने वाला लीडर बन रहा था। अब इसी वक्त नजद के लीडर अब्दुल अजीज और हिजाज के लीडर शरीफ हुसैन के दरमियान तनाव बढ़ने लगता है। ये तनाव सिर्फ जमीन का नहीं था बल्कि लीडरशिप का था। अब अब्दुल अजीज का कहना ये था कि ये सब रीजन सिर्फ एक रूल को माने और एक रूल के अंडर काम करे, लेकिन शरीफ हुसैन ऐसा नहीं चाहता था। वो चाहता था कि मक्का और मदीना पर मेरा ही कब्जा रहे। अब फैसल इस तनाव को करीब से देख रहा था और सीख रहा था कि पावर का यूज कब और कैसे किया जाता है। अब 1924 के बाद हिजाज की सियासत तेजी से बदलने लगती है। अब्दुल अजीज अपनी फौज के साथ आगे बढ़ता है। फैसल सीधा जंग के मैदान में रहने के बजाय हुकूमती और एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में ज्यादा इन्वॉल्व होता है। उससे शहरों का निजाम समझने, लोगों का एतमाद जीतने और उलमा के साथ ताल्लुक बनाने का काम दिया जाता है। अब दूसरी तरफ फौज वीक होने की वजह से, ब्रिटिश एम्पायर ने जो वादे तोड़े उनकी वजह से और लोगों का साथ न होने की वजह से हिजाज पर कब्जा हो जाता है और शरीफ हुसैन इस लड़ाई में हार जाता है। हिजाज पर कब्जा सिर्फ एक मिलिट्री जीत नहीं होती बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मक्का और मदीना जैसे मुकद्दस शहरों का इंतजाम आसान नहीं था। फैसल यही अपनी काबिलियत दिखाता है। वो सख्ती के बजाय निजाम पर यकीन रखता है। इसी वजह से लोग उसे सिर्फ शहजादा नहीं बल्कि एक जिम्मेदार लीडर के तौर पर देखने लगते हैं। अब यहाँ हिजाज के बाद फैसल का रुतबा और भरोसा दोनों बढ़ने लगते हैं। अब्दुल अजीज अब फैसल को सिर्फ बेटा नहीं बल्कि अपना सबसे अहम पॉलिटिकल सहारा समझने लगते हैं। फैसल को समझ आ चुकी होती है कि असली जंग सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि डिसीजन टेबल पर होती है। यहीं से फैसल की जिंदगी का दूसरा दौर खत्म होता है। अब वो सिर्फ अब्दुल अजीज का बेटा नहीं रहा था बल्कि सऊदी हुकूमत का फ्यूचर फेस बन चुका था। तो मित्रों, ये था इस वीडियो का पहला पार्ट। सेकंड पार्ट जल्दी आने वाला है, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।